हेलो फ्रेंड्स। तो आज का क्लास जो है डियर ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया। पहला ऑप्शन है चोल वंश द्वारा, दूसरा चंदेल वंश द्वारा, तीसरा राजपूतों द्वारा और चौथा है आपका चालुक्य द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा चंदल वंश द्वारा। ठीक है, ये जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है ये आपका चंदल वंश द्वारा जो है करवाया गया था। नेक्स्ट है, आप मध्य भारत की प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। जयंतिया पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ और कीर्थर पहाड़ियाँ। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, विंध्य पहाड़ियाँ हो जाएगा। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल अपने मंगोल वंश संबंधता के स्थान पर तैमूर वंश संबंधता पर ज़्यादा बल महत्व देते थे, क्योंकि ये चीज़ हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बोल रहा है कि वो अपने प्रत्यवंशीय संबंधता को वरीयता देते थे, कि वो अपना जो पिता का जो संबंध है उसको वो ज़्यादा महत्व देते थे, या तैमूर वंशों ने मंगलों को हराया था, या मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे, या तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। हमारा आंसर हो जाएगा कि मंगोल जो है ये आपका उज़्बेकों से संबंधित थे। ठीक है, तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया, क्योंकि पहला ऑप्शन है ये बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा, दूसरा ये बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वह आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सके, नेक्स्ट ये दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, और नेक्स्ट ये गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। अगर हम देखें तो हमारा आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, दिमाग और समझने की क्षमता मतलब क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे बच्चों में क्या लाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा। ठीक है, और जब क्रिएटिविटी आएगा तो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान भी वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों यानी ऑप्शन ए बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला बोल रहा, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। दूसरा है, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो ए बी दोनों सत्य है, ए बी दोनों असत्य है, या ए सत्य है बी असत्य है। तो देखिए हम लोग का ए जो सत्य है, लेकिन ये जो बी जो है ये आपका असत्य है। ठीक है, तो अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, ये आपका गलत है। बाकी पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने। पहला, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। और तीसरा ऑप्शन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थे। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल ए सत्य है बी सत्य है, ए बी तो बिल्कुल सही है, ए बी जो है ये आपका दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी गलत है, बाकी ये भी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, मध्य मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मध्य मार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषा द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। नेक्स्ट है, मध्य मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वह भारतीयों को न्यायोचित मांग मान लेंगे। तो ए बी दोनों सत्य और बी जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ए बी सत्य है किंतु बी एक ही सही व्याख्या नहीं करता, या ए सत्य है बी असत्य है, या ए असत्य है बी सत्य है। अगर हम देखें तो पहला तो बिल्कुल ऑप्शन सही है, और ये जो बोल रहा है कि मध्य मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वह भारतीय को न्यायोचित मांग मानेंगे।
तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही है और बी जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए जो रहेगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी, आप ऑप्शन देख सकते हैं 1949 में या 1950 में या 1951 या आपका 1952 में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1950 में हुआ था लागू, 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है, वासिस, हिमालय, यूराल और माउंट किलिमांजारो। आंसर क्या हो जाएगा, यूराल हो जाएगा। ये बताइए यूराल किसकी और किसके बीच में है, ये हम लोग क्लास 6 में ही पढ़े हुए हैं कि यूराल जो है ये आपके दो के बीच में है, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन किसके किसके बीच में, एशिया, यूरोप या किसके बीच में, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है, अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार। तो बिल्कुल ये ना विंध्य श्रृंखला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दूसरा है स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है स्थान विशेष पर ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उसे स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। यहाँ पे बोल रहा स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभाव करती है। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो अफेक्ट करता है ना। तो अगर हम देखें तो हम लोग का ए से तो दोनों सही है, दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी जो बोल रहा है कि अफेक्ट नहीं करता मुश्किल से करता है तो वो गलत है। इसलिए मतलब ऑप्शन जो है ए और सी जो बिल्कुल सही है कि तापमान और नमी पर निर्भर करता ही है। इसके अलावा मिट्टी की जो परत होती है उसकी मोटाई पर भी ये निर्भर करता है। तो ए सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसी फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण सदाबहार वन। उसको हम लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। इसको जो है हम लोग विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन बोला हिंद महासागर की तट रेखा तंदुरित और अनियमित है। दूसरा तंदुरित और अनियमित तट रेखा प्राकृत प्रोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो ए सही है जबकि बी गलत है, ए गलत है जबकि बी सही है, ए बी दोनों गलत है और ए बी दोनों सही है। तो देखिए हिंद महासागर तट रेखा तंदुरित और अनियमित है, बिल्कुल सही है। और ये जो है ना प्राकृतिक प्रोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, ये गलत है। तो हमारा जो है ए जो सॉरी यहाँ पे ए सही है और बी स्टेटमेंट गलत है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं ए गलत है और बी सही रहेगा यहाँ पे कि हिंद महासागर की तट रेखा तंदुरित और अनियमित है, ये आपका सॉरी ये गलत है, ठीक है। बी सही है इसमें बी सही है, गलती हो गया यहाँ पे बी सही है कि तंदूरी तो जो अनियमित तट रेखा जो है प्राकृतिक प्रोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो आंसर बी जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। पहला बोल रहा है इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ये बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। हम आपको बताया कि ये हम लोगों का जो है ना ये FT टॉपिक है आपका सीटेट का, और इस टॉपिक से हमेशा हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी जो वायुमंडल की जो परत होती है ये 5 परत होती है, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहला जो परत होता है ये सौरमंडल होता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर ब्रह्मंडल आता है, फिर बहिमंडल आता है। कौन सा आता है, बहिमंडल आता है, ठीक है। ये लास्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है कौन सी मंडल में घटित होती है, तो ये सौर मंडल में होती है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो मुक्त होती है, कौन सी मंडल मुक्त होती है, और इसमें ओजोन गैस की भी परत होती है। तो बिल्कुल सही है, ये समताप मंडल हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में जो है आपका मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होता है, इसलिए हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये जो परत होती है बिल्कुल उपयुक्त होती है। ठीक है, यानी हवाई जहाज़ जो है किस मंडल में उड़ती मतलब कि उड़ती है, तो ये आपका समताप मंडल में, और इसी में ओजोन का लेयर होता है। ओजोन लेयर पता है ना, जो कि हमारा जो सूर्य की रोशनी से जो हार्मफुल गैसेस आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं, इसको ये ओजोन लेयर ट्रैप कर लेता है और ये ज़मीन में आने नहीं देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड का नाम सुने होंगे, ये उल्का पिंड आते ही किस मंडल में जल जाता है, तो भाई मध्य मंडल में जैसे ही एंटर करता है वो जल जाता है। इसके अलावा रेडियो संचार जो होती है कौन सी परत में होती है, रेडियो संचार, तो ये ब्रह्मंडल में होती है। ठीक है, फिर वही मंडल में जितने भी हल्की गैसेस होती है ना, हाइड्रोजन हीलियम, वो जो है तैरती रहती है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से बार बार पूछा जाता है। तो ये पहला तो आपको पहला तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि भाई ये किस ऑर्डर में जो रहता है मतलब कि रहता है। तो अभी हम आपको बताएं, सब मंडल होता, शोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल, फिर बही मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले सब शोभ मंडल, सबसे नीचे वाली परत को सब मंडल कहते हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ब्रह्मंडल, फिर आपका बही मंडल होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं, स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं, पहला ये देखने में अच्छे लगते हैं और कम लागत में बन जाते हैं। नेक्स्ट ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। नेक्स्ट ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं, तो बिल्कुल ये वर्षा ऋतु में घरों को जो है जल जमाव से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया गया, सेंट थॉमस, सेंट पीटर, सेंट पॉल और सेंट फ्रांसिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर जो रहेगा ये आपका सेंट थॉमस हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट थॉमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, एक तंत्रीय, राजतंत्रीय और लोकतंत्रीय, और ये है आपका अबंधनता, लेसन्स फेयर, यानी लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब क्या हुआ कि हम जो सरकार चुनते हैं लोगों के लिए चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुनते हैं, लोगों से चुनते हैं। ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। तो ये था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका कि निर्मल एक नीलामी में 3 बजे आ जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है, वो फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है, वो किस प्रकार का व्यापारी है, खुदरा फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, फेरी लगाने वाला विक्रेता। तो ऑब्वियसली ये आंसर तो बहुत ईजी होगा, इसको हम लोग थोक व्यापारी कहते हैं। ठीक है, अगर वो सबको बैठ के फुटपाथ बेचता तो वो खुदरा हो जाता, वो ले लेके घूमता और फिर बेचता तो वो फेरी लगाने वाला हो जाता है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोक व्यापारी हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर तो बहुत इजी है और इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिविक्स जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिविक्स से बहुत इजी क्वेश्चन हमारा जो है सीटेट में अराइज होता है। नेक्स्ट है जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को की रूपरेखा स्पष्ट की गई तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, संसदीय, संघीय, अध्यक्षीय और लोकतांत्रिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन, मतलब अगर हम लोग बोले केंद्र सरकार में अब मोदी सरकार काम कर रहा और सारी जिम्मेदारी ये निभा रहा है, और राज्य सरकार में हर एक राज्य का जो सीएम होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, और जब पंचायत स्तर होती है वहाँ के जो जिम्मेदारी है वो लोग निभाते हैं। तो इसको इस जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संघीय कहते हैं, क्योंकि संघीय मतलब क्या होता है आपका तीन यहाँ पे 3 स्तर में जो है सरकार होती है। एक होती है स्थानीय स्तर होता है, जो कि अभी हम लोग पंचायत स्तर की बात करें किए। ठीक है, यानी स्थानीय स्तर हो जाएगा।
जैसे कि किसी राज्य में अलग अलग जगह में जो काम कर रहा उसको हम लोग स्थानीय स्तर कहेंगे। फिर आपका राज्य स्तर हो जाएगा जो कि सीएम काम करता है। फिर आपका केंद्रीय स्तर हो जाएगा। तो ये अलग अलग ये जो सरकार का जो विभाजन हुआ है और इनकी अपनी अपनी जो जिम्मेदारी दी गई है, इसी को हम लोग संघीय कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका, कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी शक्तियों व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है, विश्व पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है, विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान आएगा? एक ही क्वेश्चन को बार बार 2 बार दे दिया गया है। तो विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़ा होना, या खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, या सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिबद्ध खड़े होना, या लोगों का सिनेमा के टिकट खरीदने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े होना। अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि भारतीय संविधान में सभी लोग जो है एक समान है। एक किस चीज़ को ही करता है? तो ये विधानसभा में जब मतदान होता है उसमें जब व्यक्ति जो वोट देने जाते हैं, जब एक ही लाइन में खड़े होते हैं ना, तब ये पता चलता है। ठीक है। क्योंकि ये एक स्टोरी में हम लोग स्टोरी की तरह यहाँ स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे सिविक्स में चीज़ों को समझाया गया है। तो इसमें ये बताया गया था कि एक थी, ठीक है, तो वो नौकरानी थी और जब वो वोट देने जाती है तो वो देखती है कि उसका जो मालिक है ना वो भी उसी लाइन में खड़ा है और वोट देने के लिए उसी के लाइन में खड़ा है। तब उसको पता चला कि संविधान के आगे जो है हम लोग सब आगे हैं, और जब हमें वोट देने आते हैं तो उस समय संविधान किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि उसी लाइन में उस घर की नौकरानी खड़ी थी और उसी लाइन में जो है उसका उसका जो मालिक था, चाहे वो काम करती थी, वो भी खड़ा था। तो इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया था। तो ये हमारा आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जितना भी अभी पढ़े ना, सब हमारा एनसीईआरटी से जो है आपका टॉपिक से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में किसी एफटी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यू क्लास भी करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।